अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पार्लियामेंट डायरी में आप सभी का स्वागत है। संसद के मानसून सत्र का आज से आगाज हो गया। दोनों सदनों की जो कार्यवाही है दो अलग अलग पालियों में चलेगी और आप देखिए कि दोनों सदनों की कार्यवाही को चलाने का अंदाज ही बदल गया है। सदन में जो सदस्य हैं उनको बैठाने की जो व्यवस्था की गई है वो भी इतिहास में पहली बार हो रहा है। जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, कोरोना काल में संक्रमण से हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए, हर सदस्य को बचाने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आपको यह भी दिखाएंगे। साथ ही आज के दोनों सदनों में क्या क्या हुआ जो आपके लिए जानना है जरूरी, वो भी बताएंगे। कौन से सदन ने कौन सा विधेयक पारित किया, कौन से सदन में किन किन विधेयकों को पटल पर रखा गया। प्रश्नकाल की जो कार्रवाई है दोनों सदनों में स्थगित कर दी गई, इस आशय का प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन विपक्ष ने क्या कहा, और खास तौर पर जब लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना पर अपडेट दिया कि किस तरीके से देश को लाभ हुआ है सरकार के समय पर उठाए गए कदमों से, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही राज्यसभा भी ले चलेंगे आपको और दिखाएंगे कि उपसभापति पद के लिए जो निर्वाचन हुआ उसमें डॉक्टर हरिवंश एक बार फिर से निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने आरजेडी उप सदस्य और जो संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार थे मनोज झा, उनको हराया है। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यसभा में उस समय थे जब उपसभापति पद का निर्वाचन हो रहा था। प्रधानमंत्री ने भी क्या कुछ कहा उपसभापति के लिए और उपसभापति ने अपना धन्यवाद किन शब्दों में व्यक्त किया, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पार्लियामेंट डायरी की और आपके समक्ष वो चीजें सिलसिलेवार ढंग से लाते हैं जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। कोरोना वायरस महामारी से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोमवार को संसद के मानसून सत्र का प्रारंभ हुआ। इस दौरान पहली बार लोकसभा के सदस्यों ने राज्यसभा में बैठकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सामाजिक दूरी की अनुपालना के मद्देनज़र लोकसभा के सदस्यों को उच्च सदन में बैठने की अनुमति देने और राज्यसभा के सदस्यों को निचले सदन में बैठना सुगम बनाने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं में ढील दी गई है। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुई, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक हुई। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के हिस्से के तहत दोनों सदनों के चैम्बरों और दीर्घाओं को उस समय लोकसभा का हिस्सा माना जाएगा जब इस सदन की कार्यवाही चल रही होगी। बिरला ने कहा कि यह पहला मौका होगा जब ऐसी व्यवस्था की जा रही है। सदस्यों को बैठकर बोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि कुछ सदस्यों को इसमें परेशानी आ सकती है। बहरहाल सुबह कार्यवाही शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अन्य अनेक मंत्री और सदस्य मास्क पहनकर बैठक में पहुंचे और सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीले रंग का 3 प्लाई मास्क पहन रखा था, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान मधुबनी मास्क पहने नजर आए। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी तथा कुछ सदस्य फेस शील्ड लगाकर पहनकर सदन में पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सफेद रंग का मास्क पहनकर अपने आसन पर पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सफेद रंग का मास्क पहन रखा था। सदन में सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर सीट के आगे प्लास्टिक शील्ड कवर लगाया गया है। सदन में बैठने की बदली हुई व्यवस्था के बीच कई सदस्यों को उनके स्थान तक पहुंचने में लोकसभा कर्मी मदद करते भी दिखे। लोकसभा चैम्बर में करीब 200 सदस्य मौजूद थे, तो लगभग 50 सदस्य गैलरियों में थे। लोकसभा चैम्बर में ही एक बड़ा टीवी स्क्रीन लगाया गया है जिसके माध्यम से राज्यसभा चैम्बर में बैठे लोकसभा के सदस्य भी नजर आ रहे थे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों को लोकसभा चैम्बर, गैलरियों के साथ ही राज्यसभा के चैम्बर में भी बिठाया गया है। मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही परंपरा के मुताबिक राष्ट्रगान के साथ आरंभ हुई। सदन में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। सत्ता पक्ष की तरफ पहली पंक्ति में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। साथ ही पीछे की सीट पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सरकार के कई अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। विपक्ष की तरफ सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और कई अन्य दलों के नेता मौजूद रहे। हिरासत से रिहा होने के बाद फारूक अब्दुल्ला पहली बार लोकसभा पहुंचे। अधीर रंजन चौधरी, सुप्रिया सुले, दयानिधि मारन और कुछ अन्य सदस्य उनसे गर्मजोशी के साथ मिलते नजर आए। कई अन्य सदस्यों ने भी एक दूसरे का अभिवादन किया। सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, वर्तमान लोकसभा सदस्य वसंत कुमार और 13 पूर्व दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई जिनका पिछले दिनों निधन हो गया।
इसके बाद कार्यवाही 9:20 पर 1 घंटे के लिए स्थगित की गई। सदन में आज विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा नहीं किया। सदस्यों ने सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन किया। सदन में दूरी बनाकर बैठने की व्यवस्था की गई है और सीटों पर प्लास्टिक का सुरक्षा घेरा लगाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सदस्यों से कहा कि वे कोविड-19 के चलते असाधारण परिस्थिति को देखते हुए सदन में अपने स्थान पर बैठकर अपनी बातें रखें और सामाजिक दूरी का पालन करें। बिरला ने कहा कि इतिहास में पहली बार दोनों सदनों का इस्तेमाल कार्यवाही के लिए हो रहा है और कुछ सदस्यों को दर्शक दीर्घाओं में भी बैठने के लिए स्थान दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह फैसला किया गया है कि सदस्य बोलते समय अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बीच सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज के निलंबन से जुड़ा प्रस्ताव सोमवार को लोकसभा में रखा, जिसे निचले सदन ने मंजूरी प्रदान कर दी। विपक्षी दलों ने प्रश्नकाल के निलंबन का विरोध किया और सरकार पर सवालों से बचने का आरोप लगाया, जिस पर सरकार ने कहा कि यह असाधारण परिस्थिति है जिसमें राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सत्र का आयोजन असाधारण परिस्थितियों में हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया है, उन्होंने और उनके 2 अन्य सहयोगियों ने, श्री अर्जुन मेघवाल और मुरलीधरन जी ने, अधिकांश दलों के जो ग्रुप लीडर्स हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की है और बहुत सारे लोगों से मैंने भी बातचीत किया है कि असाधारण परिस्थितियों में यह संसद की कार्रवाई इस बार हम लोगों को करनी पड़ रही है। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 4 घंटे के लिए ही सदन चलेगा। इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि क्वेश्चन आवर इसमें न हो, बल्कि आधे घंटे का एक 0 आवर हो कि यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है, अपनी किसी आशंका का समाधान करना है, तो उस आधे घंटे में वह कर सकते हैं। अधिकांश राजनीतिक पार्टी के जो नेतागण हैं, उन्होंने अध्यक्ष महोदय अपनी सहमति दी थी और उससे आपको अवगत कराया गया था। तत्पश्चात आपने यह फैसला किया था कि जो संसद की कार्रवाई चलेगी उसमें क्वेश्चन आवर नहीं होगा। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से मैं आपको सबको बोलने का मौका देता हूं। जब माननीय रक्षा मंत्री जी उपनेता बोल रहे हैं तो कोई माननीय सदस्य डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। सभी सम्मानित सदस्यों से यह विनम्र अनुरोध मैं करना चाहता हूं। असाधारण परिस्थितियों में यह संसद का सत्र प्रारंभ हो रहा है, इसमें आपका सहयोग हमें चाहिए। और साथ ही मैं इस बात की भी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अनस्टार्ड क्वेश्चंस के माध्यम से जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। उधर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार और जदयू के वरिष्ठ नेता हरिवंश सोमवार को दोबारा राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन उच्च सदन की कार्रवाई के दौरान भाजपा सदस्य जेपी नड्डा ने उपसभापति पद के लिए हरिवंश के नाम का प्रस्ताव रखा और उनकी ही पार्टी के थावरचंद गहलोत ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। सदन में ध्वनिमत से हरिवंश को उपसभापति चुन लिया गया। उनके उपसभापति चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सदन में विपक्षी नेता गुलाम नबी आजाद, राजद के मनोज झा और विभिन्न दलों के नेताओं ने हरिवंश को बधाई दी और नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी सहित अधिकतर नेताओं ने सदन चलाने की उनकी शैली की सराहना की। विपक्ष ने राजद नेता मनोज झा को उपसभापति पद के लिए अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया था। सत्तारूढ़ सदस्यों और विपक्ष के प्रस्तावों के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने ध्वनिमत के आधार पर हरिवंश को निर्वाचित करने की घोषणा की। उच्च सदन में हरिवंश अपने पिछले कार्यकाल में उपसभापति थे। वह एक बार फिर बिहार से उच्च सदन के लिए चुने गए हैं। अपने निर्वाचन पर उन्होंने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। आदरणीय माननीय सभापति जी, आपके प्रति आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री जी, उनको मैं स्मरण करना चाहूँगा। नेता सदन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष समेत सभी दल के नेताओं और हर एक माननीय सांसद के प्रति आभार। सभापति जी, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब शब्द साथ छोड़ देते हैं। रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जब तुलसीदास जैसे समर्थ महाकवि ने कहा कि मानवीय इंद्रियां असमर्थ हैं, तो वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप वो समर्थ और ताकत दें कि मैं
जो कहना चाहता हूं कह सकूं। मेरी कुछ ऐसी ही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति किस तरह अपनी कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद व्यक्त करूं। आपकी मेरी प्रति उदारता, दृष्टि मेरे लिए शब्द नहीं। संसदीय जीवन से पहले आपसे परिचय नहीं रहा। ऐसे गांव और पृष्ठभूमि से आया जिसके बारे में आदरणीय चंद्रशेखर जी ने लिखा है। 51-52 में जब पहली बार विद्यार्थी के रूप में वह जेपी से मिलने उस गांव गए तो कोई रास्ता नहीं था। गांव के करीब पहुंचे तो वहां घास काट रहे एक बुजुर्ग से पूछा, जेपी का घर यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं अपने टोले के आसपास से आजीवन घास काटता रहा, उधर पूरब गया ही नहीं। बमुश्किल उस गांव से जेपी का घर 3 किलोमीटर। मैं उस गंगा और घाघरा, 2 नदियों के बीच इस दियारे बाढ़ से अभिशप्त जीवन से निकला। मेरा सौभाग्य है कि मैं जयप्रकाश जी के गांव सीताब दियारा का रहने वाला हूं। वहां पीढ़ियां जन्मती थीं और गुजर जाती थीं, वहां से बाहर नहीं निकल पाती थीं। ऐसे गांव के एक अति सामान्य परिवार से बिना अंग्रेजी स्कूलों की शिक्षा के इस महान संस्था का ये महत्वपूर्ण दायित्व देने योग्य आप सबने मुझे समझा। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूं। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने दोबारा इस गौरवमयी संस्था का हिस्सा बनने का मौका दिया। सिर्फ मौका नहीं, लगातार फोन करके जो लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया है उस पर वह चर्चा करते रहे। 2014 में इस सदन में पहली बार आया तो जो राजनीतिक मर्यादा, तहजीब, बेल में न जाने, संयमित आचरण करने की बात सीखी, विनम्रता सीखी, उसमें माननीय नीतीश जी की देन है। मुझे दोबारा प्रत्याशी बनाने और पग पग पर मेरा ध्यान रखने में जिनका स्नेह मिला, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, शिरोमणि अकाली दल से नरेश गुजराल जी समेत इस सदन के नेता अत्यंत शालीन थावरचंद गहलोत जी, उपनेता पीयूष गोयल जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री बी मुरलीधरन जी, लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी, जनता दल यूनाइटेड के सदन के नेता माननीय आरसीपी सिंह जी, जिनका स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा है, शिरोमणि अकाली दल के सदन में नेता बलविंदर सिंह भुंडर जी, सबके प्रति आभार और कृतज्ञता। एआईडीएमके के सदन के वरिष्ठ नेता माननीय नवनीत कृष्णन जी, माननीय बालाकृष्णन जी, बीजू जनता दल के सदन में नेता और हमारे वरिष्ठ साथी और मित्र माननीय प्रसन्न आचार्य जी, टीआरएस के सदन के नेता माननीय के केशव राव जी, बीएसपी के सदन के नेता माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, शिवसेना के हमारे मित्र संजय राउत जी, आपके संजय जी, माननीय वासन जी, माननीय आठवाले जी और जैसा मैंने बताया हमारे मित्र डेरिक ओब्रायन साहब, इन सभी का मैं आभारी हूं। जब नया नया आया एक सदस्य के रूप में पीछे यहां बैठता था, तब मैंने सदन में कहा था कि नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद जी को बोलते हुए जब भी सुनता हूं बहुत कुछ सीखता हूं। कैसे संसदीय मर्यादा और शिष्टता के साथ श्रेष्ठ आलोचनात्मक बातें भी कही जा सकती हैं। माननीय शरद पवार जी, माननीय तिरुचु शिवा जी, पुनः माननीय डेरिक ओब्रायन जी, माननीय रामगोपाल यादव जी, समय होता तो इनमें से एक एक व्यक्ति की खूबियां मैं बताता। एलाराम करीम जी, माननीय विनय विश्वम जी, सभी सदस्यों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं बैठता था माननीय सुखेंदु शेखर राय जी के साथ, उनकी शालीनता, समय के तहत प्रतिबद्धता के साथ अपनी बात कहना मैंने उनसे भी सीखा। मेरे मित्र माननीय मनोज झा जी तय समय में अपनी तथ्यपूर्ण बातें रखते हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं व्यक्तिगत बात बताना चाहता हूं, जो उम्मीदवार बने उनकी इजाजत से। मुझे अच्छा लगा सर, क्योंकि संसद की जो मैंने गरिमा पढ़ी है, एचबी कामत इसी संसदीय प्रणाली के वो सदस्य थे, बड़े वरिष्ठ सदस्य थे। मध्य प्रदेश में जब वो एक बार चुनाव लड़ रहे थे तो उनके एक सहायक को एक बड़ी पार्टी ने उनके खिलाफ खड़ा किया, तो दोनों शाम में मिलते थे और बताते थे कि आपकी कहां कमी है और आपकी कहां कमी है। दोनों को अगर गाड़ियों की कोई परेशानी होती थी, एक दूसरे को गाड़ी देता था। कुछ इस तरह का माहौल रहा, इसलिए मैं मनोज झा जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, इस अवसर पर अगर मैं माननीय अरुण जेटली जी का स्मरण न करूं तो मेरे प्रति खुद अन्याय होगा। मैं सदन में नया था, मेरा कोई परिचय नहीं, पर कुछ लोगों के भाषण मुझे बहुत आकर्षित करते थे। उनमें एक अरुण जी थे।
अरुण जी की विद्वता, अरुण जी की बातचीत, स्मृति और प्रखर व्यक्तित्व वही सिर्फ आकर्षित नहीं करता था सर, उनको जब भी मैं सुनता था तो गांधी जी का एक प्रसंग याद आता था। गांधी जी ने देश के एक बड़े चोटी के नेता को कहा कि आप बड़े तेजस्वी हैं, बड़े शालीन हैं, बड़े कम उम्र में आपने पीएचडी की है, पर शालीनता अगर नहीं है तो कम से कम आप सामाजिक जीवन में वह काम नहीं कर पाएंगे। अरुण जी में अद्भुत शालीनता मैंने दी। मैं प्रणव बाबू से मिलता था, उन्होंने मुझे प्रसंग एक सुनाया कि कैसे जब मैं पहली बार सदस्य बनकर आया तो एक वरिष्ठ सदस्य का नाम लिया कि उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि हमेशा संसद में आप बैठकर बहुत कुछ सीखेंगे। अनेक माननीय सदस्य हैं जो सुबह से शाम तक यहाँ बैठते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में नेता प्रतिपक्ष एवं सभी विपक्षी दलों के नेताओं का इस कारण भी धन्यवाद कि मेरे पूर्व कार्यकाल में उनका भरपूर मार्गदर्शन, स्नेह, सहयोग मिला। आदरणीय सभापति जी, यह बात अधूरी रहेगी अगर इस क्रम में मैं माननीय सभापति जी का उल्लेख न करूं। सर, सभी माननीय सदस्यगण से मैं बताना चाहूंगा, मेरा पहला कार्यकाल था। इस गरिमामय संस्था या सदन को चलाने की मर्यादा उंगली पकड़कर माननीय चेयरमैन साहब ने मुझे सिखाई। सदन की उच्च मर्यादा, काम का निष्पादन व स्व अनुशासन उनसे सीखा। जहां लड़खड़ाया उन्होंने आगे बढ़कर संभाला, प्रोत्साहित किया, मनोबल बढ़ाया। उनसे हमेशा सीखता हूं। एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन उनका रहा, संसदीय मर्यादा नियम कानून के तहत श्रेष्ठ बहस यहाँ पर हो। उनकी कामकाज, लेखन मुझे स्तब्ध करते हैं। उनमें शब्दों की चयन की प्रतिभा अद्भुत है। मुहावरा गढ़ने, लिखने और नए विचारों के प्रति तत्परता, उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस उच्च सदन के सचिवालय, सेक्रेटरी जनरल समस्त सभी अधिकारीगण, मार्शलगण, उनके प्रति विशेष आभार। पिछले कार्यकाल में जो भी काम अच्छा हो पाया उन सबका श्रेय उन सबको। कमियां मेरी रही। सर, 2 मिनट और इजाजत दे तो मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। एक, इस क्षण के बाद मेरी भूमिका, जिस जगह आपने मुझे अवसर दिया, आप सदन ने अवसर दिया, हमारे अद्भुत लोक देवता गणेश जी के बताए रास्ते पर है। वेद व्यास अद्भुत ग्रंथ महाभारत की रचना कर रहे थे। महर्षि व्यास से गणेश जी का यह एग्रीमेंट हुआ, करार हुआ कि वह लिखेंगे, पर महर्षि ने कहा आप बीच में कुछ बोलेंगे नहीं। गणेश जी ने कहा ठीक है, बीच में आप रुकेंगे तो पुस्तक की रचना छोड़ दूंगा। नए संदर्भ में यह भूमिका इस सदन में है। महाभारत की जगह दोनों सदनों में देश के नए सृजन का इतिहास लिखने का गौरव इस दोनों सदन को है। रूल्स प्रोसीजर के तहत मिलकर जो बहस का समय आप निर्धारित करते हैं, माननीय चेयरमैन साहब जिसकी स्वीकृति देते हैं, आप सब उस सीमा का पालन करते हैं। लोक देवता गणेश जी की श्रृंखला में आसन को मौन होकर सुनना पड़ता है। देश दुनिया आपकी बातों से समृद्ध होती है। सदन द्वारा तय समय सीमा का जब हम अतिक्रमण करते हैं तभी आपने आसन को बोलने का दायित्व सौंपा है। बोलने के मौके से आप बचाएंगे मुझे, यह मेरा विश्वास है। अंत में यह कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया आज एक अद्भुत संकट से गुजर रही है। हम सब लोग एक गंभीर चुनौती के बीच मिल रहे हैं, पर हर संकट अवसर देता है। इस कोविड-19 कोरोना में भारत की अंदरूनी ताकत और अद्भुत क्षमता का हमें एहसास हुआ है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डॉक्टर बलराम भार्गव ने 28 जून को, आज से काफी पहले, उन्होंने देश को बताया, 1 माह पहले देश में कोविड की 19 टेस्ट की क्षमता थी। 555 लेबोरेटरीज में कुल 1 लाख, पर अब हर दिन 2 लाख टेस्ट हो रहे हैं। अब देश के हर जिले में लेबोरेटरीज हैं, कुल 1000 हैं। इस तरह कोविड-19 के लिए स्वाब का स्थानीय उत्पादन शुरू हो, यह कोशिश हुई। 3 कंपनियां आज प्रतिदिन 2 लाख स्वाब स्वयं बना रही हैं। लॉकडाउन के बावजूद VTM किट, वायरस कलेक्शन स्वाब किट का उत्पादन वर्ष में 5 लाख होता था, अब प्रतिदिन 5 लाख हो रहा है। याद रखें, ये आंकड़े मैं जून का बता रहा हूं उनके लेख से। सितंबर में ये आंकड़े बहुत बढ़ चुके हैं। पर लॉकडाउन की विपरीत परिस्थितियों में यह कैसे हुआ? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने निवेश प्रस्तावों को तेज गति से स्वीकृति दी। व्यवस्था में गति आई। एक निजी कंपनी ने 10 मिलियन PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट और 5 मिलियन वायरल एक्सटेंशन किट बनाया। यह सब अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में हुआ। यह भारत की क्षमता है, पर इस क्षमता का संपूर्ण उपयोग कैसे हो, बेहतर उपयोग कैसे हो, इसमें संसद और इस सदन की बड़ी भूमिका है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 2016 में कुर्जविल ने कहा कि अपने जीवन काल में हम 20,000 वर्षों की प्रगति जो है वह देखने वाले हैं।
वह दुनिया के अग्रणी आविष्कारक हैं, चिंतक और फ्यूचरिस्ट हैं। उनका आकलन सटीक माना जाता है। वॉल स्ट्रीट ने उन्हें रेस्टलेस जीनियस माना तो फोर्ब्स पत्रिका ने द अल्टीमेट थिंकिंग मशीन। कुर्जविल ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी हमें क्षमता देते हैं कि हम मानव शरीर और आसपास के संसार को आणविक मॉलिक्यूलर स्तर पर बदल दें। वह कह चुके हैं द सिंगुलरिटी इज नियर। कंप्यूटिंग क्षमता में अनंत वृद्धि और लागत खर्च में भारी कमी से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सृजित होगा वह अरबों गुना मानव इंटेलिजेंस से समृद्ध होगा। अब इस दौर में किस तरह से इस तरह के बदलाव मानव द्वार पर दस्तक दे रहे हैं, यह सदन के सोचने और विचार विमर्श का बेहतर समय है। भारत इस बदलाव के बीच अपनी प्रतिभा व क्षमता से कैसे शीर्ष पर पहुंचे। अंत में मैं एक चीज और कहकर बात अपनी खत्म करूंगा। दुर्भाग्यवश सदन का माहौल कभी कभी डिस्टर्ब होता है। इस संदर्भ में मेरे लिए उपसभापति के रूप में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेना सुनना बड़ा ज्ञानवर्धक रहा। पूरे देश के स्पीकर्स अलग अलग जहां राज्य सरकारें हैं बार बार कहा कि हमें इन व्यवधानों के बारे में जितना संभव हो मिलकर रास्ता निकालना चाहिए। यह सदन भी सामूहिक रूप से ऐसे प्रसंगों पर विचार करेगा, क्योंकि तेजी से बदलती दुनिया में समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। हमें अपने सदन के संविधान निर्माताओं की मंशा एवं आज के समय की मांग के अनुसार चलना होगा। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान सदन इस काम को अध्यक्ष जी आपके मार्गदर्शन में बखूबी किया है, आगे भी कर सकता है। आप में से एक एक माननीय सदस्य के सहयोग से। सर, संविधान सभा में जब सेकंड चैम्बर पर चर्चा हो रही थी तो यह अपेक्षा थी कि हड़बड़ी में कानून न बने, इसमें इस सदन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथ ही श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा के सेकंड चैम्बर से संबंधित आर्टिकल को स्वीकार करते समय भाषण दिया। उसमें कहा, I quote, I think on the whole balance of consideration is in favor of such a chamber and taking care to see that it does not prove a clog either to legislation or administration। यह संतुलन हमें मिलकर कायम करना है। मैं पुनः कहूंगा, आप सबके सौजन्य से यह दायित्व हमें मिला है, आभारी हूं। गोदे मुराहरी ने जब यह पद संभाला तो उन्होंने कहा था कि मुझे डर लग रहा है। ऐसी हालत मेरी है। ऐसे लोगों के बीच हूं मैं जिनका संसदीय जीवन बहुत लंबा और समृद्ध है, पर वही मेरी ताकत है। जब भी ऐसे क्षण पहले भी आए और आगे भी आएंगे, रूल्स और प्रोसीजर से कैसे आगे बढ़े, वही सारे माननीय लोग मिलकर हमें रास्ता बताते हैं। सर, अंत में प्रख्यात तमिल कवि संत तिरुवल्लुर, जिन्होंने तिरुकुरुल का सृजन किया 2000 वर्ष पहले, कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दोज हु एक्ट आफ्टर वाइज काउंसिल एंड केयरफुल थॉट। यह वाइज काउंसिल के लिए सदन बना। यह वरिष्ठों का सदन देश की गंभीर से गंभीर चुनौतियों पर मिलकर कामयाब होगा। यह क्षमता इसमें है। मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विश्वास जताया कि संसद एक स्वर में यह संदेश देगी कि वह हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों के साथ एकजुटता से खड़ी है और ऐसा करना संसद की विशेष जिम्मेदारी भी है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को दिए अपने बयान में मोदी ने लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा गतिरोध के स्पष्ट संदर्भ में कहा कि भारतीय सैनिक दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बहादुरी के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आने वाले समय में तो वहां बर्फबारी भी होनी है। गतिरोध का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस संसद की और भी एक विशेष जिम्मेदारी है और खास तौर पर इस सत्र की विशेष जिम्मेदारी है। उधर लोकसभा में सोमवार को सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30% कटौती करने वाला एक विधेयक पेश किया गया, जिसका उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने निचले सदन में संसद सदस्यों के वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया, जो संसद सदस्यों के वेतन भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। जोशी ने कहा कि वह संसद सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन करने का विधेयक पेश कर रहे हैं। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी और यह 7 अप्रैल को लागू हुआ था। अध्यादेश में कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी ने त्वरित राहत और सहायता के महत्व को प्रदर्शित किया है और इसीलिए महामारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ आपात कदम उठाए जाने जरूरी हैं। इस बीच खबर है कि संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए की गई कोविड-19 जांच में करीब 30 सांसद और संसद के 50 से अधिक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। मानसून सत्र की शुरुआत होने से पहले सभी सांसदों और लोकसभा तथा राज्यसभा के सचिवालयों के कर्मचारियों की आवश्यक कोविड-19 की जाँच की गई। सूत्रों ने बताया कि इन जांचों की रिपोर्ट के अनुसार करीब 30 सांसद और सचिवालयों के 50 से अधिक कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। उन्होंने बताया कि संक्रमित पाए गए सभी सांसदों और कर्मचारियों से संसद न आने और पृथकवास में जाने के लिए कहा गया है।
उधर देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा कि महामारी से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाने समेत सरकार के समय पर लिए गए फैसलों से संक्रमण के करीब 14 से 29 लाख मामलों को रोकने में और 37,000 से 38,000 लोगों को मौत से बचाने में मदद मिली। As many as 35,42,663, that is 77.65% cases have recovered. The maximum cases and deaths have been primarily reported from Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, Delhi, West Bengal, Bihar, Telangana, Odisha, Assam, Kerala and Gujarat. All these states have reported more than 1 lakh cases. With our endeavor to manage COVID-19 through a whole of government and whole of society approach, India has been able to limit its cases and deaths per million to 3,328 cases per million and 55 deaths per million population respectively, which is one of the lowest in the world as compared to similarly affected countries. Many of the epidemiological parameters such as mode of transmission, subclinical infection, period of virus shedding, role of immunity, etc. are still being researched. उधर भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने पड़ोसी देशों से मादक पदार्थों की तस्करी और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों द्वारा इसके सेवन के संबंध में मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठाया तथा इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की मांग की। रवि किशन ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि पाकिस्तान और चीन से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है तथा यह देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश है। उधर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आरक्षण के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है। निशंक ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि आरक्षण नीति को संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। उनसे सवाल किया गया था कि क्या नई शिक्षा नीति के तहत आरक्षण के प्रावधानों को संशोधित करने की कोई योजना है। इस बीच संसद ने सोमवार को 2 विधेयकों को मंजूरी दी, जिसमें एक होम्योपैथी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर एवं वहनीय बनाने तथा दूसरा देश भर में भारतीय चिकित्सा पद्धति से जुड़े पेशेवरों से संबंधित है। लोकसभा ने सोमवार को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक और भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2020 को मंजूरी दी। राज्यसभा में यह पहले ही पारित हो चुका है। अब निचले सदन से अनुमोदन के बाद तथा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के पश्चात यह कानून बन जाएगा। कुछ विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस बारे में व्यापक विचार विमर्श करने की जरूरत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रस्तावित कानून समावेशी और सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा को प्रोत्साहित करेगा और सामुदायिक स्वास्थ्य की भावना को बढ़ावा देगा। इस बीच लोकसभा में सोमवार को बैंकिंग नियमन संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसमें जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए बेहतर प्रबंधन और समुचित नियमन के जरिए सहकारी बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप बनाने का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस के शशि थरूर और तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय सहित कुछ विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश करने का विरोध किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों के सहकारिता कानूनों को नहीं छुआ गया है और प्रस्तावित कानून इन बैंकों में वैसा ही नियमन लाना चाहता है जैसे दूसरे बैंकों पर लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि यह उन सहकारी बैंकों पर लागू होगा जो बैंकर और बैंकिंग से संबंधित होंगे। उन्होंने कहा कि 277 शहरी सहकारी बैंकों के नुकसान में होने की खबरें हैं। इससे पहले थरूर ने कहा था कि यह विधेयक संघीय ढांचे का अतिक्रमण है। वहीं सौगत राय ने दावा किया कि राज्यों के अधिकारों को निशाना बनाया जा रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने सौगत राय की एक टिप्पणी का कड़ा विरोध किया, जिसमें सीतारमण को निशाना बनाया गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनसे माफी मांगने की मांग की। कमेंटिंग ऑन पर्सनल अटायर एंड इनका एक ऐसे बहुत लोगों से ऊपर हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये संस्कृति नहीं है। ये बीइंग द सीनियर मेंबर, व्हाट इज ही टॉकिंग? ही शुड अपोलोजाइज अनकंडीशनली। इट इज an insult to the women folk. He should apologize. What is this, sir? ये parliamentary
उधर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारत चीन सीमा पर तनाव के मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे इस विषय को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उठाने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे गंभीरता के साथ उठाया जाना चाहिए। इस विषय को कार्य मंत्रणा समिति में रखें। उधर द्रमुक सांसद टी आर बालू ने हाल में कुछ छात्रों की आत्महत्या करने की खबरों के विषय को उठाया। उन्होंने कहा कि वह सदन का ध्यान उन 12 छात्रों की दशा की ओर दिलाना चाहते हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे और नीट परीक्षा के पाठ्यक्रम के कारण परेशान थे। टी आर बालू ने कहा कि उन्होंने राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम के तहत अध्ययन किया था और नीट में सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम के तहत परीक्षा ली जाती है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में पंजाबी को भी शामिल करने की मांग की। इधर संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को दोनों सदनों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, वर्तमान लोकसभा के सदस्य एच वसंत कुमार और 13 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच पर्यटन मंत्रालय ने सोमवार को संसद को सूचित किया कि पर्यटन क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन हितधारकों से बातचीत के बाद इस तरह का संकेत मिला है कि इस क्षेत्र को राजस्व के लिहाज से बड़ा नुकसान हुआ है। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पर्यटन क्षेत्र के व्यापक रूप से असंगठित होने के कारण आने वाले समय में ही प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। उधर राज्यसभा में सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन और भाजपा के सैयद जफर इस्लाम समेत 15 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। तमिलनाडु से द्रमुक के तिरुचि शिवा, तेलंगाना से तेलंगाना राष्ट्र समिति के केशव राव, तृणमूल कांग्रेस की अर्पिता घोष ने भी उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली। शपथ लेने वाले अन्य सदस्यों में असम से निर्दलीय अजीत कुमार भुइयां, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की फूलो देवी नेताम, केरल से एलजेडी के एमवी श्रेमस कुमार, महाराष्ट्र से एनसीपी की फौजिया खान, मेघालय से एनपीपी के वॉन विराय खारलुखी, तमिलनाडु से द्रमुक के एनआर इलांगो, इसी पार्टी के एपी सेल्वरासु, तेलंगाना राष्ट्र समिति के आर सुरेश रेड्डी और उत्तर प्रदेश से भाजपा के जयप्रकाश निषाद शामिल हैं। शपथ लेने वाले अधिकतर सदस्य मास्क पहनकर आए थे। कुछ सदस्यों ने शपथ लेने के दौरान अपने मुंह से मास्क को नीचे कर दिया, किंतु सभापति वेंकैया नायडू ने उन्हें शपथ लेने के दौरान भी मास्क पहने रहने की नसीहत दी। आमतौर पर नए सदस्य शपथ लेने के बाद सभापति के आसन के पास जाकर उनका अभिवादन करते हैं, किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। शपथ लेने वाले सभी सदस्यों ने उसी स्थान से सभापति का अभिवादन किया। नायडू ने हाथ जोड़कर उनके अभिवादन का जवाब दिया। तो ये थी दोनों सदनों से प्रभा साक्षी की खास रिपोर्ट, और अगली कड़ी में जब आपके साथ जुड़ेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि दोनों सदनों में ऐसा क्या हुआ जो आपके लिए जानना है जरूरी।